नमस्कार प्रणाम, मैं दमन तिवारी हूं और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स की आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के सेमेस्टर वाइज हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके पूछे जाने की उम्मीद काफ़ी अधिक है इस बार इस सेमेस्टर में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है जो LLB 5 ईयर्स कोर्स है, उसमें जो आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस 2 का। पॉलिटिकल साइंस 2 के पेपर के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक बार सिलेबस की ओर देखें तो पहली यूनिट जो है वो ग्रीक पॉलिटिकल जो कंसेप्ट है, ग्रीक फिलोसफर्स हैं, अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सिसेरो है, इन तीन लोगों के ऊपर ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, जिसमें आपको प्लेटो का जस्टिस पढ़ना होता है, प्लेटो के आइडियल जस्टिस के बारे में पढ़ना होता है, अरिस्टोटल के स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ सिटीजनशिप को कैसे अरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया है, कैसे उसका वर्गीकरण किया है, उसके विषय में पढ़ना होता है। और जो तीसरा बिंदु है सिसरो की जो लॉ की कंसेप्ट है, सिसरो की जो विधि की अवधारणा है, कैसे सिसरो ने विधि के विषय में बताया है, उसके विषय में जानकारी करनी होती है। तीसरी यूनिट जो है मोनार्की, डेमोक्रेसी और सॉवरेंटी के विषय में है, और यहाँ पे थॉमस हॉब्स का जो एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट है, जॉन लॉक का जो कंसेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, और जीन जैकस रूसो का जे रूसो का जो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है, उसके विषय में आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद तीसरी यूनिट जो है वो स्टेट लिबर्टी और लॉ की है, और इस स्टेट लिबर्टी और लॉ में भी आपको पहली चीज़ है मैकियावेली के विषय में पढ़ना होता है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में मैकियावेली का क्या ओपिनियन था। दूसरी चीज़ जो जेएस मिल का कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसके विषय में जानकारी करनी होती है। और तीसरा जो बिंदु है कार्ल मार्क्स का, हम लोग नागरिक शास्त्र में और औद्योगिक क्रांति के विषय से समय से पढ़ते आए इतिहास में, कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, क्लास स्ट्रगल का, और जो कार्ल मार्क्स स्टेट और लॉ पर जो उनका ओपिनियन है, जो उनके व्यूज है, उसको पढ़ना है। चौथी यूनिट जो आपकी है, तीन यूनिट जो है वो विदेशियों की है, फॉरेनर्स की है। चौथी यूनिट आपकी जो इंडियन पॉलिटिकल कंसेप्ट में है, उसमें आपको तीन लोग के विषय पढ़ना होता है। एक तो मनु को पढ़ना होता है, मनुस्मृति आप सभी ने सुन रखा होगा, वही मनु के विषय पढ़ना है। दूसरा आपको कौटिल्य के विषय पढ़ना है, और तीसरा गांधी जी का आइडियल स्टेट, गांधी जी का जो राम राज्य का कंसेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, उसके विषय पढ़ना होता है। अब ये मानिए कि पहली यूनिट में 3, दूसरी यूनिट में 3, तीसरी यूनिट में 3, चौथी यूनिट में 3, चारों यूनिट में कुल 3-3 करके फिलोसफर है। कुल मिलाकर के आपके पास 12 फिलोसफर है और 10 सवाल आपके पास आने हैं। तो मुझे लगता है इस पेपर में बहुत कुछ बताने जैसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे सवाल जो आए हैं, सवाल किस प्रकार से आए हैं उसको आप देख लीजिए। सबसे जो पूछा जाने वाला सवाल रहा है, एक तो वो थॉमस हॉब्स का जो जैसे किसी के विषय में आप पढ़िए, प्लेटो के विषय में पढ़ रहे हैं, आप अरिस्टोटल के विषय में पढ़ रहे हैं, थॉमस हॉब्स के विषय में पढ़ रहे हैं, आप उनका एक बार थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस परिवेश में उन्होंने अपना जो लेखन है, जिस परिवेश में उन्होंने अपना लिखाई पढ़ाई किया, वो कौन सा परिवेश था, मीन्स वो किस विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरी चीज़, उनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं, उनके मुख्य अध्याय हैं, मुख्य ग्रंथ हैं, मुख्य निबंध है, सेज है, कहाँ पे छपा, कैसे छपा, उसको कैसे क्रिटिकली किसी ने एनालिसिस किया उसका, या किसी ने उसको अप्रिसिएट किया, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उनके कंसेप्ट पर आइएगा। जैसे कुछ सवालों के बारे में मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल जैसे पूछे जाते रहे कि हॉब्स का जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है उसकी विवेचना कीजिए, या हॉब्स के जो विचार हैं सामाजिक समझौते के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसको स्पष्ट कीजिए। या जो स्टेट के ओरिजिन का जो थॉमस हॉब्स का कंसेप्ट है, राज्य उत्पत्ति का जो कंसेप्ट है थॉमस हॉब्स का, उसके विषय में लिखिए। या हॉब्स का जो संप्रभुता सिद्धांत है उस पर एक लेख लिखिए। या हॉब्स का जो लॉ पे, गवर्नमेंट पे या स्टेट और चर्च के रिलेशनशिप पर जो उनका ओपिनियन था, मत था, वो क्या था। तो थॉमस हॉब्स को लेकर के ये इस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं। लॉक के विषय में, जॉन लॉक के विषय में जो सवाल पूछे गए हैं, तो लॉक किस प्रकार के थे, व्यक्तिवादी थे या उदारवादी थे, उसकी समीक्षा करने के लिए है। या लॉक के जो राजनीतिक विचार हैं, राजनीति जो उनके राजदर्शन का महत्व है, उसके विषय में है। जीन जैकस रूसो के जो जीन जैकस रूसो को लेकर के सवाल आया है, उसमें उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी पद्धति है, उनके कार्य, उनके अध्ययन पद्धति है, उनके जो रूसो के राजनीतिक दर्शन का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का उद्देश्य था, और जो हॉब्स के सॉवरेंटी वाले स्टेट का जो स्टेट वाला कंसेप्ट था, उन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे, इस प्रकार के सवाल आते रहे। तो आप जब हॉब्स के विषय में पढ़िए और लॉक के विषय में पढ़िए, तो थोड़ा सा जो आपका एक जो पढ़ने का जो एक वो हो, अप्रोच हो, थोड़ी सी वाइड हो। ऐसा ना हो कि जो कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आप उसी कंसेप्ट को याद करके रट करके चले आ रहे हैं। आप प्रयास करिए कि कैसे, जैसे आपकी जो यूनिट का नाम है उसमें आप पढ़ते हैं एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल कंसेप्ट, तो जाहिर सी बात है ये एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल कंसेप्ट में तीन लोगों को ही रखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
जैसे सिसरो ने भी लॉ के विषय में कुछ कहा है, प्लेटो ने भी, अरिस्टोटल ने भी कुछ कहा है। तो जिस समय आप प्लेटो के लॉ के विषय में जो उनके ओपिनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आपको एक कंपैरिजन करना है, एक जो कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि जॉन सिसरो ने और अरिस्टोटल ने कंसेप्ट के उसके विषय में, लॉ के विषय में, स्टेट के विषय में क्या कहा। दूसरा चीज जो अरिस्टोटल के विषय में खूब सवाल पूछा जाता है कि अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया, सिटीजनशिप के, नागरिकता के विषय में उनका क्या ओपिनियन था। इस प्रकार का सवाल आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम तीसरी यूनिट में अगर देखें तो तीसरी यूनिट जो है वो पूरी की पूरी मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट को लेकर के है। और मैकियावेली का जो स्टेट क्राफ्ट है, जैसे मैकियावेली को लेकर के अब जो सवाल है कि मैकियावेली का राज्य दर्शन नहीं है, बल्कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने का सिद्धांत है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या एक ऐसा स्टेटमेंट वाला सवाल एक बार पूछा गया था कि राजा का एकमात्र उद्देश्य राज्य के अस्तित्व को बचाए रखना है, इस संबंध में जिन साधनों का प्रयोग किया जाएगा वे सभी उचित होंगे, मैकियावेली के इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से मैकियावेली को लेकर के सवाल पूछा गया है, आप मैकियावेली को कायदे से देख लीजिएगा। एक बार हम अगर पहली यूनिट में दोबारा से जाएं तो आपको प्लेटो के जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, प्लेटो और अरिस्टोटल गुरु शिष्य थे तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्लेटो का जो राज्य संबंधी मौलिक सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक कैसे विवेचना करेंगे, या अरस्तु का जो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य के बारे में जो विचार प्रकट, आप अरस्तु का भी राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत देख लीजिएगा। और अरस्तु के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आप अब हॉब्स के बारे में भी थोड़ा सा वहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी पड़ जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, कैसे उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्रांति से लेकर के और वर्तमान में भी वो स्थिति है कि दो प्रकार का वर्ग है, कैपिटलिस्ट है, एक पूंजीवादी वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है। कैसे उनके बीच में आपस में संसाधनों के असमान वितरण को लेकर के झगड़ा होता रहेगा, कैसे उनके मध्य संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, कैसे वर्ग संघर्ष से बचा जाए, कैसे जो बड़े की और छोटे की लड़ाई है उससे बचा जाए। तो उसमें जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। और चौथी यूनिट में आपके लिए मैं कहूँगा, एक तो गांधी जी आपके लिए बहुत जरूरी है, और गांधी जी यही नहीं आगे भी बहुत जरूरी रहेंगे आपके लिए। गांधी जी की जो आइडियल स्टेट की अवधारणा है, गांधी जी एक आदर्श राज्य किसे मानते हैं, गांधी जी किसे कहते हैं कि अगर एक राज्य का मतलब यहाँ पर यूपी बिहार वाले राज्य से नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर एक संप्रभु देश से है। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था, तो गांधी जी के अनुसार एक राज्य में, एक राष्ट्र में क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसे आप ये मानेंगे कि अब ये राज्य जो है ये एक आदर्श राज्य है। जैसे गांधी जी के विषय में अगर कहें तो गांधी जी का जो सवाल जो आते रहे कि राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए, गांधी जी के जीवन में उनके रचनाओं के बारे में बताइए, गांधी जी के जो राजनीतिक चिंतन है उसके विषय में बताइए, और गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक आदर्श राज्य के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ऐसे राज्य की स्थापना किस सीमा तक संभव है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, किसी भी, चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे आपके प्रदेश में सरकार हो, तो क्या वो जो सरकार है वो गांधी जी के सपनों के राज्य को, गांधी जी के आदर्शों वाले राज्य को, जो गांधी जी के प्रतिपादित सिद्धांत वाले राज्य को मैच करती है, टच करती है। इस प्रकार का सवाल देख लीजिएगा। मनु के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या करने को देख लीजिएगा, कैसे करेंगे। मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के सिद्धांत को देख लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक दो बार मनु को लेकर के स्टेटमेंट करके सवाल आए, जैसे मनु निर्जीव, विगत और विस्मृत अतीत के विषय नहीं है, अपितु इस संसार में सभ्य मानव के रूप में जो भी सांस लेता है उसके लिए वह आज भी जीवन शक्ति है, व्याख्या कीजिए। तो ये मनु का एक खुद मनु के विषय में ही है, मनु के जीवन के विषय में ही है। मनु का और जो मनुस्मृति का हिंदू सामाजिक संगठनों के तमाम सारे सैद्धांतिक जो उपादान रहे हैं उस पर उनकी क्या ओपिनियन रही है उसको लेकर के थोड़ा सा कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक लोकतंत्र के बारे में, गांधी जी के हिसाब से एक आइडियल जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि वो एक आइडियल डेमोक्रेसी है। जैसे एक सवाल है कि गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। केवल अराजकतावादी लिखना बड़ा गलत हो जाता है, इसलिए लिखा गया है कि गांधी जी एक दार्शनिक फिलोसफर अराजकतावादी थे। तो उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे थे। तो मैं दोबारा से एक बार दोहरा दूं, बहुत सामान्य सा आपका ये पेपर है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं लेनी है आपको। बस प्रयास ये करना है कि चाहे प्लेटो हो, चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे सिसरो हो, चाहे मैकियावेली हो, चाहे जीन जैकस रूसो हो, चाहे थॉमस हॉब्स हो, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे मनु, कौटिल्य और गांधी जी हो, सबके विषय में जब आप पढ़ना शुरू करिए तो सबसे पहले अपने सिलेबस में जो चीज़ लिखी है उससे उसी को ना पढ़िए। सबसे पहले थोड़ा सा गांधी जी के विषय में आपको जानने की जरूरत है कि गांधी जी का जो परिवेश था वो कैसा था, कार्ल मार्क्स का जो परिवेश था कैसा था, जॉन लॉक का, थॉमस हॉब्स का, मैकियावेली का, इनका परिवेश कैसा था, किस देश में पैदा हुए थे और किससे प्रभावित थे, इनकी जो किताबें थी कौन सी थी, ग्रंथ इनके कौन से थे।
उन सब चीज़ों से अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहाँ से आप डराइव करके लाएंगे, और जब चीज़ों को यहाँ पर जोड़ेंगे, मिश्रित करेंगे, तो आपका बहुत ही शानदार जवाब बनेगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आपने प्लेटो के बारे में सीधा सीधा लिख दिया कि प्लेटो ने ये कहा था, वो कहा था, ऐसे वैसे कहा था, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको एज लेने की ज़रूरत है कि अगर आप ये लिखें कि प्लेटो ने फला किताब में ये लिखा था, फला पुस्तक में ये लिखा था, फला निबंध में ये लिखा था, या फला व्यक्ति की आलोचना करते हुए ये कहा था, तो वो आकर्षक भी लगेगा और वो ऐसा लगेगा कि आपने उस पर विशेष अध्ययन भी किया है, आप किसी गाइड से पढ़ करके नहीं आए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगला पेपर आपका शायद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 का होगा, उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित रहूंगा, या जो भी पेपर होगा उसको लेकर के हम जल्दी आ जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। किसी भी प्रकार का जो आपका सवाल है, जवाब है, समीक्षा है, वो सब आकर के हमको बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम सारे लिंक आपके पास हैं, वहाँ आकर के जुड़िए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी मिलते हैं। प्रणाम।